पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन देखी थी कि क्या होता है जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्या होता है जब मेटल्स जो दूसरे मेटल साल्ट के सॉल्यूशन है उनके साथ रिएक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है। तो आज की क्लास में हम एक डाउट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि भी इस वीडियो के अंदर मैंने एक डाउट छोड़ा है, माइनर सा डाउट था, बट नो वन डिडंट डिस्कस विद मी इन कमेंट सेक्शन, सो वी विल डिस्कस हियर अबाउट दैट डाउट। वो डाउट था, मैंने आपको बोला था कि जो मेटल्स होती है, मेटल्स मोनो एटॉमिक होती है, एटॉमिसिटी वाले टॉपिक में मेटल्स मोनो एटॉमिक होती हैं, बट नॉन मेटल्स पॉली एटॉमिक होती हैं। तो मैंने साथ के साथ आपको बताया था कि सारी की सारी अगर आप नॉन मेटल्स को देखोगे तो सभी की पॉली एटॉमिक नहीं बोलोगे, नॉन मेटल्स डाई एटॉमिक भी होती हैं, ट्राई एटॉमिक भी होती है, टेट्रा एटॉमिक भी होती है और पॉली एटॉमिक भी होती हैं। अब आप उनको उनकी नंबर ऑफ एटम्स इन देयर एलिमेंट के बेसिस पे, यानी कि जो एलिमेंट जितने एटम से मिलके बना हुआ है उसके बेसिस पे ही आप उनकी एटॉमिसिटी बताओगे। जैसे हाइड्रोजन H2, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 2 है। ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल ओजोन, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 3 है। बात करें हम फास्फोरस की, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 4 है। अगर बात करें हम सल्फर ऐसे एक मॉलिक्यूल, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 8। तो उसी के बेसिस पे नंबर ऑफ एटम्स, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे ही हम एटॉमिसिटी बताते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होती है वो डाई एटॉमिक्स भी होती है, ट्राई एटॉमिक्स भी होती है, टेट्रा एटॉमिक्स भी होती है और पॉली एटॉमिक्स भी होती है। और जो मेटल्स होती है, मेटल्स क्या होती है आपके पास, मोनो एटॉमिक होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अप्रोक्सीमेटली हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, बट इसके अंदर कुछ चीजें बाकी थी कि भी एक क्वेश्चन बनता है कि भी जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेटल्स प्रेजेंट है उन मेटल्स के अंदर से अगर देखें कि कौन सी मेटल है फर्स्ट रिएक्शन करेगी एसिड के साथ, वो देखेंगे हम। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए एक निमोनिक्स बताया था, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। भाई ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप उसको इजीली लर्न कर सकते हो। पोटासियम के, केदार, सोडियम नाथ, कैल्शियम का, मैग्नीशियम माली, आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर कौन है आप, यानी कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे इस ट्रिक से। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आप। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखेंगे सबसे जो टॉप मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उससे नीचे जाते जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी और लास्ट में बिल्कुल जो लिस्ट रिएक्टिव, हाईली लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो जैसे क्या हो गया आपके पास, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। सो इस रिएक्टिविटी के बेसिस पे जब हम मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, ये चीज तो आप पहले ही पढ़ चुके थे कि जो मेटल है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड form salt and produce hydrogen gas। भी साल्ट प्रोड्यूस करती है और साथ में इवोल्यूशन होता है किसका, हाइड्रोजन गैस का, साथ में हीट भी रिलीज होती है भैया आपके पास, साथ में हीट भी रिलीज होती है। सो आज देखेंगे हम कि आपके पास कौन सी मेटल फास्ट रिएक्शन करेगी। तो बात हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में,
मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम, हाँ जी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जिंक के अंदर, इनके अंदर हमने बताना है कि कौन सी जो मेटल है इसको हमें क्या करना है कि ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसमें क्या होती जा रही है, रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि कौन सी मेटल फास्ट रिएक्शन करेगी एसिड के साथ, उसके लिए हमें बताएंगे। देखो कौन सी मेटल फास्ट रिएक्शन कर रही है एसिड के साथ, तो उसके लिए देखेंगे हम। बात करें अगर इनसे ऊपर की मेटल की, मैग्नीशियम से ऊपर कौन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटासियम है। मैंने आपको बताया था तो सोडियम और पोटासियम में काफी वायलेंट रिएक्शन होती है एसिड के साथ इनके, तो इनको नॉर्मल हम लेबोरेटरी के अंदर नहीं करेंगे इनको, ठीक है, तो क्योंकि ये काफी एक्सप्लोजिव होंगी, काफी हीट रिलीज होगी और एक एक्सप्लोजन भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई हम जो नॉर्मल जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं नॉर्मली लेबोरेटरी में, विदाउट टीचर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ भी मतलब ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट कैन बी हैपन। सो भी हम मैग्नीशियम देखते हैं, तो ऊपर कौन है इसकी एक्टिविटी सीरीज में, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से नीचे कौन है, एल्यूमिनियम। सो जो मेटल ऊपर प्रेजेंट है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, टॉप पर प्रेजेंट है, वो मेटल्स क्या करेंगी, फर्स्ट रिएक्शन करेंगी, हाईली एक्सोथर्मिक होंगी, यानी कि हीट का इवोल्यूशन भी ज्यादा होगा, तो इसमें कौन है ऊपर, मैग्नीशियम, फिर कौन आता है, एल्यूमिनियम, फिर कौन आता है, जिंक। तो बात करें इसमें एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी मेटल के एसिड के साथ, वो मैग्नीशियम की। उसके बात करें तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम रिएक्ट मतलब फास्ट रिएक्ट नहीं करेगी, फास्ट रिएक्ट मैग्नीशियम करेगी, फिर एल्यूमिनियम, और जिंक से एल्यूमिनियम फास्ट रिएक्टिव होगी और हाईली एक्सोथर्मिक होगी। अगर बात करते हैं हम आयरन के साथ करें, तो जिंक के बाद कौन आएगा, आयरन आएगा, यानी कि जो मेटल है, मेटल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगी एसिड के साथ, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर जिंक, और हीट रिलीज करने की बात आए तो हीट भी सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर जिंक। तो ये था एक क्वेश्चन बनना हुआ आपका एनसीईआरटी के अंदर, इसको देखेंगे, इसको आपने फास्ट रिएक्शन के बेसिस पे ऑर्डर में अरेंज करना है मेटल्स को। सो नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट हैपन व्हेन metal react with solution of other metal salt। क्या होता है कि जब मेटल, ये निमोनिक्स याद रखेंगे, इसको इरेज कर देता हूं मैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, रिएक्टिविटी सीरीज अभी यहीं लिखेंगे हम क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है आपके पास। What happen when metal react with another metallic salt? क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करती है दूसरे मेटेलिक साल्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो आपको मैंने बताया था कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप में मेटल्स हैं वो क्या करेंगी, काफी एक्सोथर्मिक होंगी और फास्ट रिएक्शन करेंगी। तो उसी के बेसिस पे हम इसमें भी यही सेम ही आपके पास जो फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जो टॉप में मेटल प्रेजेंट है वो जो लोएस्ट है इस सीरीज में, जो लोएस्ट मेटल है उनके मेटेलिक साल्ट से उनको डिस्प्लेस कर देती हैं। यानी कि बात करें अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम किसको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनके मेटेलिक साल्ट से इनको डिस्प्लेस कर सकती है क्योंकि वो इनसे ज्यादा रिएक्टिव। अगर फिर सोडियम के बाद बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम बाकी जो बची हुई मेटल्स हैं उनके मेटेलिक साल्ट से उनको डिस्प्लेस कर सकती हैं। बात करें कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम इन ऊपर वाले मेटल्स को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकती उनके मेटेलिक साल्ट सॉल्यूशन से, बिकॉज वो इनसे ज्यादा रिएक्टिव है, बट इससे नीचे जो मेटल आती है उनके मेटेलिक साल्ट से उनको डिस्प्लेस कर सकती है, बिकॉज these are मैग्नीशियम आर हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू these metals। सो बात करें हम, जैसे आपके पास सॉल्यूशन है,
जिंक। अगर आपके पास जिंक क्लोराइड होता का सॉल्यूशन होता, जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक साल्ट सॉल्यूशन है जिंक क्लोराइड का, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ, सॉरी एल्यूमिनियम के साथ नहीं, हम कराएंगे मैग्नीशियम के साथ। अगर मैग्नीशियम को जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि आपके पास क्या हो गया, जिंक का साल्ट सॉल्यूशन है आपके पास, उसके साथ रिएक्ट कराते, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाता? यस। क्यों कर पाता? बिकॉज इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे हम, जो जिंक है, जिंक मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे भी, जिंक से, सो दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बनता MgCl2 प्लस में जिंक। तो ये आपके पास अगर रिएक्शन है तो ये ठीक होगी। अगर मैं इसकी जगह पे कर दूं MgCl2 जिंक, तो भाई अगर मैं ये रिएक्शन करने लग जाऊं तो ये रिएक्शन सेम एज इट इज ही रहेगी, यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा चेंज कोई भी? बिकॉज जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, अब जिंक क्या है, कम रिएक्टिव है, सो दैट्स व्हाई इट कुड नॉट डिस्प्लेस मैटर मैग्नीशियम फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि इसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको वो डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा। तो भाई इन रिएक्शंस को जब हम कराते हैं तो आपको पता है कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको कोई ना कोई वहां पे चेंज ऑब्जर्व होता है, यानी कि कोई जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है तो कुछ ना कुछ तो आपको चेंज नजर आता है। तो देखो आपके पास एनसीईआरटी में दे रखा है कि भी आप जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को ऐड करते हैं, यानी कि आपके पास एक बिकर दे रखा है, इसके अंदर आपने क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आप क्या करते हो, आयरन की नील डालते हो, आपने क्या किया, आयरन की नील इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाली, तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था इसका कलर कैसा था, ब्लू कलर था। कैसा कलर था भी, ब्लू कलर था। जब ये रिएक्शन हुई तो आयरन इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या करेगा, इसके साल्ट सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस करा देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस में कॉपर अलग है क्या। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जो आयरन की नेल आपने डाली थी उनके ऊपर एक ब्राउनिश कलर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो ब्लू कलर सॉल्यूशन का था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का ब्लू कलर था, वो क्या हो गया आपके पास, फेड हो गया, यानी कि कलर फेड हो गया है। ठीक है, जो ब्लू कलर था उसका डिक्रीज हो गई उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो फेड हो गया और आयरन के ऊपर आपने एक ब्राउनिश कलर डिपॉजिट होता हुआ देखा। तो आपने ऑब्जर्व किया भी हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर से उसने सल्फेट आयंस को ले लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, बिकॉज आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसी तरह जो और भी आपके पास अगर बात करें हम दूसरे जो मेटल्स हैं जो टॉप है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि ऊपर है, दोज मेटल्स प्रेजेंट इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज अबव displace metals from their metallic salt, displace metals from their metallic salt, those metals present above in reactivity series। यानी कि इसमें आप क्या कह सकते हो भाई, ये रिएक्शन देखिए आपने, इसमें क्या क्या आयरन ने डिस्प्लेस करा दिया इसको। सो जो मेटल्स अबव प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ है, यानी कि जैसे मैग्नीशियम किससे, एल्यूमिनियम से ऊपर, एल्यूमिनियम किससे, जिंक से ऊपर है, जिंक किससे, आयरन से ऊपर है, तो ये इनको डिस्प्लेस करा सकती है अपने से नीचे जो मेटल हैं उनके मेटल साल्ट सॉल्यूशन से उनको डिस्प्लेस करा सकती है क्योंकि उनसे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जो नीचे वाली मेटल है वो उनको डिस्प्लेस नहीं करा सकती अपने से ऊपर वाली मेटल्स को उनके साल्ट सॉल्यूशन से, बिकॉज वो उनसे कम रिएक्टिव है। सो दैट्स व्हाई ये रिएक्शन है आपके पास, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी भी है। इन रिएक्शंस को बोलते क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? दोज काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस विद लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो ये रिएक्शन आपके पास क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब नेक्स्ट आपके पास आती है बात कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है और इस चैप्टर में तो इस रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है हाउ डू metals and non-metals react, कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। आपको पता है मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं नेचर में। बिकॉज जो मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 या 3, यानी कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू ऑप्टेक थ्योरी वो क्या करते हैं? लास्ट के सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन वो 2 लूज कर देता है, और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जो मेटल्स है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं, और इसीलिए मेटल्स क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नेचर में। और जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स क्या करते हैं? उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 7 तो कितने इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर अटेन नेगेटिव चार्ज एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो मेटल्स आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, और नॉन मेटल्स आपके पास इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब बात करेंगे हम कि कैसे जब मेटल्स और नॉन मेटल्स वो रिएक्ट करते हैं। मेटल एग्जांपल लेंगे हम, जैसे आपने ले लिया सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 8। आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्टेक थ्योरी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो स्टेबल हो पाएगा। जैसे आपके पास बात करें हम मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने? 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑप्टेक थ्योरी दे शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, यानी कि KLM। अब M में 1 और 2 है भाई, तो ये क्या कर देंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम 2 8 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या जाएगा? 3 पॉजिटिव, यानी कि ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएंगे उतने पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आते चले जाएंगे। ऑप्टेक थ्योरी के अनुसार हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तभी वो स्टेबल हो पाएगा। बट हाइड्रोजन और हीलियम इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इनको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है वो सभी यही चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये तो होगी बात मेटल्स की। अब बात करें नॉन मेटल्स, जैसे क्लोरीन ले लो आप, क्लोरीन। अब क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की 287, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तब ये ऑप्टेक थ्योरी अटेन कर लेगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके लिए इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक माइनस साइन आ जाएगा इसके ऊपर। बात करें ऑक्सीजन की 2 6, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 नेगेटिव। अगर बात करें नाइट्रोजन की 2 5, ये इसको क्या चाहिए आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 माइनस, क्योंकि 5 और 3 8। तो जितने इलेक्ट्रॉन इनको रिक्वायरमेंट होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन ये देते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने ही इनके ऊपर माइनस के साइन आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था 2 8 1, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके। क्लोरीन 2 8 7, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसके पास एक एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और ये स्टेबल होना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो अभी ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों स्टेबल हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के पास के अंदर आपके पास क्या होती है भाई, अट्रैक्शन होती है। अब ये इसकी तरफ भागेगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे, क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर तरफ भागेंगे। अब एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं तो फोर्स लग रही है, तो कौन सी है, रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कैसी है, अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस तरह, किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो ये जब इस फोर्स को अगर हम देखें तो ये फोर्स लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नजदीक आएंगे, तो इनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग बनेगी। केमिस्ट्री की वजह से क्या बोलेंगे, इसके अंदर है बॉन्डिंग बन गई है। और बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा भाई, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स केमिस्ट्री की वजह से आपके पास क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि दोनों के बीच में क्या बना, बॉन्ड बन गया। तो कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना। आयनिक बॉन्ड को आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो। फोर्स दोनों के बीच में कौन सी लगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब भाई फोर्स किसकी वजह से लगा, क्योंकि पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। पॉजिटिव कैसे हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों के ऊपर एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव चार्जेस आ गए, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स लगा, उसकी वजह से बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और भाई आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसे कंपाउंड बने, आयनिक कंपाउंड बने। क्या बने भाई आपके पास, आयनिक कंपाउंड। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। ये तो हमारे पास सोडियम का और क्लोरीन का हो गया, मैग्नीशियम का और क्लोरीन का। मैग्नीशियम 2, आपके पास 2 8 2, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेबल कब होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लोरीन वही, उसको तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। भाई मैग्नीशियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा भी देना चाहा लेकिन ये लेगा नहीं, बोलेगा भाई मेरे को तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मैं तो स्टेबल हो गया। भाई मैग्नीशियम ने सोचा यार मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और ये स्टेबल हो गया, लेकिन मैं स्टेबल नहीं हो पाया, तो क्या करेगा, क्लोरीन ने सोचा चल ठीक है भाई तू मेरे दूसरे मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसने क्या किया, एक क्लोरीन के और को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। भाई क्लोरीन भी दोनों स्टेबल हो गए और मैग्नीशियम भी स्टेबल हो गया, यानी कि आपके पास आप देखेंगे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 2 पॉजिटिव, इन्होंने एक गेन किया तो 1 माइनस, क्रिस क्रॉस कराओगे तो MgCl2
Cl2, यानी कि चार्जेस क्या हो जाएंगे, चार्जेस तो कुछ नहीं, चार्जेस तो सेम रहेंगे, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव है, केवल जो नंबर है ठीक है वो चेंज हो जाएंगे, MgCl2। तो इसी तरह से क्या कंपाउंड बनते हैं। अब आपके पास देखेंगे जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ देखो, अब सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटरमोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6 हैं, भाई उसके पास 6 है, उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम ने एक दे दिया भाई, अब सोडियम स्टेबल हो गया यहाँ पे, सोडियम बोला भी मैंने तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मैं तो स्टेबल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का तो नहीं फुलफिल हुआ, उसको तो एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो एक सोडियम ने और क्या किया उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चार्जेस वही क्रिस क्रॉस करा दो, इसके ऊपर क्या 2 नेगेटिव इसके ऊपर 1, तो Na2O, यानी कि 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स ने इनको क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों सोडियम भी स्टेबल हो गए, ये भी क्या हो गया स्टेबल हो गया, और कंपाउंड आपके पास क्या बना प्रोडक्ट Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सो इस तरह से जो मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या करते हैं भाई, कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कैसा फोर्स है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ एलिमेंट्स। और भाई इस फोर्स के लगने की वजह से क्या हुआ, बॉन्डिंग बनी, वो कैसी बॉन्डिंग हुई, आयनिक बॉन्डिंग हुई, कैसी हुई, आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है, या फिर उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। सो ये आपके पास आयनिक कंपाउंड बने। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। Properties of ionic कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन, बने किस चीज से होते हैं, तो फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, जो आयनिक कंपाउंड है किसकी वजह से बने थे, आयंस की वजह से, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्जेस था। आयंस की वजह से कैटायन और एक एनायन था, तो वही आयंस की वजह से बने, तो क्या बने, आयनिक कंपाउंड बने थे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, आयंस की वजह से बने, या खाली आयंस भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन क्या है भी आयंस की वजह से बने हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये तो आपके पास फॉर्मेशन होगी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है आपके पास, फिजिकल स्टेट, क्या है फिजिकल स्टेट। अब आपको पता है भाई मेटल्स तो क्या होती है, जनरली सॉलिड होती है, ठीक है भाई, एक दो आपके पास एक्सेप्शन जरूर थे, जैसे मरकरी था, गैलियम था, बाकी सभी मेटल्स क्या थे आपके पास, सॉलिड थी। नॉन मेटल्स की बात करें तो जो नॉन मेटल्स थी वो सॉलिड भी थी, लिक्विड भी थी और गैसियस भी थी। बट जब दोनों को रिएक्ट करते हैं तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो मैंने आपको बताया है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें NaCl, अब NaCl सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे भाई, दूर दूर तो भागेंगे नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के बीच में। तो पार्टिकल्स के अंदर क्या है आपके पास, अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन है तो नजदीक नजदीक आएंगे, और नजदीक नजदीक किस में होते हैं भाई, आपको स्टेट्स पड़ी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस में तो क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से कौन सी स्टेट होगी इनकी मैटर की, सॉलिड स्टेट। तो कैसी होगी, सॉलिड स्टेट। तो जनरली हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं
फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम फॉर्मेशन किससे मिलके बने हुए हैं। सेकंड आपके पास क्या था, फिजिकल स्टेट, क्या भी फिजिकल स्टेट। तो थर्ड प्रॉपर्टीज किससे मिलके बने हुए भैया, आयन से। तो फॉर्मेशन तो आयन स्टेट कैसी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है। थर्ड आपके पास क्या है भाई, प्रॉपर्टीज हैं कि भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, इनका हाई होता है, लो होता है। तो उसके बेसिस पे देखेंगे, किसके बेसिस पे, जैसे फिजिकल स्टेट देखिए हमने क्या था, सॉलिड थी, क्यों थी, टाइटली पैक्ड थे। तो जो मेटल आपके पास, सॉरी जो कंपाउंड है, यानी कंपाउंड जैसे हम सोडियम क्लोराइड है या कोई और दूसरा ले लो, यानी कि जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्ट, यानी कि जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली कैसा होता है, हाई होता है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, बिकॉज इनके पास क्या है आपके पास, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है। अब फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनको बहुत ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उनकी उस बॉन्डिंग को वीक करने के लिए, उनकी उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। तो जो सभी आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, बिकॉज उनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई, हाई होता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, सॉलिड स्टेट है वैसे, और आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई हो ही जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास आता है सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता, यानी कि जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या वो सोल्यूबल होते हैं, क्या वो सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर भाई, वाटर के अंदर। तो वो जो मेल्टिंग, सॉरी जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं जनरली, क्या होते हैं भाई, सोल्यूबल होते हैं। किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर। सो जो मेटल्स, सॉरी आयनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं आपके पास वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। भाई वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो गया अभी आपके पास, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के। ठीक है, ऑर्गेनिक तो पता ही है नाम, कार्बनिक, कार्बन प्रेजेंट है जिसमें। तो एल्कोहल हो गया भाई आपके पास, CH3CH2H आपके पास, ईथर हो गया, ये सभी आपके पास क्या हो गया, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो ये सोल्यूबल नहीं है बट वाटर के अंदर ये सोल्यूबल है। सो वाटर के अंदर क्यों सोल्यूबल है भैया, वाटर के अंदर इसलिए सोल्यूबल है क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन आयनिक, यानी कि आयनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक कर देगा, बॉन्डिंग टूट जाएगी और वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे बात करें हम सोडियम क्लोराइड ही ले लो आप, जब साल्ट को आपने क्या किया, घर में आप क्या करोगे, वाटर है, वाटर के अंदर आप 1 स्पून साल्ट डाल देना, ठीक है, तो उसको स्टीर करना, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम इट विल डिसॉल्व। ठीक है, क्यों डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, इनके बीच में क्या था, आयनिक बॉन्ड था, उसको वाटर ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, क्योंकि वीक कर देता है फोर्स ऑफ ट्रैक्शन को। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीक होगी तो बॉन्डिंग भी टूट जाएगी, जिसकी वजह से कर जाएगा अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने के बाद क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल इनको घेर लेंगे, सोडियम और क्लोरीन
अलग अलग हो गए, बाद में इनको क्या कर लिया, वाटर ने घेर लिया। सो जो आपके पास ऑर्गेनिक, आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो ये चीज आप रिमाइंड रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो वो देखेंगे अभी हम क्या करते हैं नहीं करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट अगर एक्वस सॉल्यूशन हो आयनिक कंपाउंड का या फिर मोल्टन स्टेट में हो, एक्वस सॉल्यूशन हो या फिर मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट मींस जब उनको मेल्ट कर दिया जाए, ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए, ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो मेल्ट हो जाएंगे। अब मेल्ट होंगे, ठीक है भाई, ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो रीजन क्या है? सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब सॉलिड स्टेट में होंगे, जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी उसके अंदर से, नहीं। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में, अब आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन, मान लो वाटर के अंदर सॉल्यूशन था भी, नमक डाल दिया आपने, वाटर के अंदर साल्ट ऐड कर दिया। अब जब आपने साल्ट ऐड किया तो क्या मैंने आपको बताया था, ये आपने साल्ट ऐड किया था, ठीक है, तो क्लोरीन अलग हो गया और आपके पास सोडियम अलग हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास आयंस फ्री हो गए तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं आसानी से। तो एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर लेंगे, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। और मोल्टन स्टेट में यानी कि जब टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, या कोई भी आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, तो जिससे क्या कर सकते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट था आपके पास सोल्यूबिलिटी, और फिफ्थ पॉइंट था आपके पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज याद रखेंगे। ये 5 पॉइंट थे आपके पास, प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड की, कि आपके पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आयन से मिलकर बने हुए होते हैं, फिजिकल स्टेट उनकी कैसी होती है, सॉलिड होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उनका, हाई होता है, और आपके पास जो सोल्यूबिलिटी होती है वाटर के अंदर वो सोल्यूबल होते हैं, बट इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, आपके पास बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन सब के अंदर क्या होते हैं, ये डिजोल्व नहीं होते, सोल्यूबिलिटी यानी कि नहीं सोल्यूबल हो पाते। और जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सॉलिड स्टेट में जब प्रेजेंट होंगे आयनिक कंपाउंड नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उस टाइम पे कंडक्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, बट मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। सो ये प्रॉपर्टीज थी आपके पास आयनिक कंपाउंड की, नोट डाउन कर लेना है नोटबुक में, विदाउट रीडिंग के आपको लर्न नहीं रह पाएगा, क्योंकि लिखेंगे तभी तो लंबे समय तक याद रह पाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास आता है मेटलर्जी, मेटलर्जी 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 होता क्या है, नेम से ही पता चल रहा है, जनरली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल्स, किसके अंदर से अभी, मिनरल्स के अंदर से। और मिनरल्स कहाँ मिलेंगे आपके पास, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे,
कहाँ पे मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो उन मिनरल्स के अंदर से आप क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है आपके पास, मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है, सो आईसीएसई बोर्ड में तो स्पेशल आपके पास है ही मेटलर्जी, और हमारे पास इस चैप्टर में हम पढ़ ही रहे हैं सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के लिए, तो आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में ही है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। हम मिनरल के अंदर से डायरेक्टली मेटल्स को तो नहीं एक्सट्रैक्ट करते, तो पहले क्या करेंगे, और निकालेंगे उसके अंदर से। और क्या होता है, और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज और मेटल का मिक्सचर आपके पास क्या कहलाता है, और कहलाता है। और इम्प्योरिटीज को गैंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग। गुंडों वाले गैंग नहीं भी, साइंसी भाषा में जो गैंग होती है वो क्या कहलाती है, इम्प्योरिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है, इम्प्योरिटीज। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज, मेटल और इम्प्योरिटीज का मिक्सचर क्या कहलाता है, और। तो सभी जो मिनरल्स हैं, सभी वो मिनरल्स हैं वो और नहीं हो सकते थे। ये तो है नहीं कि भी सभी मिनरल्स के अंदर से आपको मेटल मिल जाएगा, तो सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते। बट सभी मिनरल्स तो कहां से आए हैं, सॉरी सभी और कहां से आए, मिनरल्स है, यानी कि सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते, लेकिन जो सभी और हैं आपके पास, ओर्स हैं यानी मिक्सर है मेटल और इम्प्योरिटीज का, वो सभी मिनरल्स से ही आए हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अभी आपके पास दो मिनरल्स है, मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे कैसे करेंगे, पहले तो आप और एक्सट्रैक्ट करोगे उसके अंदर से, फिर और है उसको और से क्या करोगे आप, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करोगे। तो उसके लिए आपके पास स्टेप हैं, देयर आर 5 स्टेप्स, मेटलर्जी के 5 स्टेप हैं। फर्स्टली क्रशिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पीसना, चूरन बना लेंगे उसका। सेकेंड आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ओर्स को कंसंट्रेट करेंगे। थर्ड आपके पास है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। फोर्थ आपके पास है कन्वर्जन हो गया अभी मेटल ऑक्साइड का, अभी मेटल ऑक्साइड तो नहीं चाहिए, हमें तो मेटल चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या करोगे, रिडक्शन, क्या भी रिडक्शन। फिफ्थ रिडक्शन, रिडक्शन के बाद, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन को आपने क्या कर दिया, रिमूव करा दिया, ऑक्सीजन को क्या किया आपने, रिमूव करा दिया। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन को रिमूव कराने के बाद क्या है, ऑक्सीजन को जब आपने रिमूव करा दिया तो फिर क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को रिमूव कराने के बाद भी, रिडक्शन के बाद भी आपको बिल्कुल प्योर तो मिलेगी नहीं। अब ये तो है नहीं कि भी जो मेटल हमें मिली है उसी को हम, मतलब ये तो है नहीं कि भी जो रिडक्शन होगी भी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया बिल्कुल प्योर नहीं मिलेगी। हाँ, रिडक्शन होने के बाद मेटल हमें एक्सट्रैक्ट होगी है मेनली, बट उसके बाद आता है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग बोले या फिर प्योरीफाइंग, यानी कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 99.9% जो आपके पास प्योर मेटल मिलेगी वो रिफाइनिंग से ही मिलेगी। सो ये आपके पास स्टेप्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। सो आपके पास भाई रिफाइनिंग हो गया। अब इनको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रशिंग की। क्रशिंग का तो आपको पता है, सिंपली क्रश कर लेंगे, क्रश कर लेना मीन टू से उसको पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, बिल्कुल उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ जार क्रशर। ये
क्या आपके पास जाकर रफली बनाया मैंने भाई, वैसे शेप अच्छी होती है इसकी। ये जाकर इसके बीच में हम रखेंगे मिनरल्स को छोटे छोटे, यानी कि इसको क्या करेंगे हम पीसीज में कर लेंगे, क्रश कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो बिल्कुल पहला स्टेप है क्रश कर लेना, उसको पाउडर डोर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। सो नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये इनिशियल स्टेप ही मान के चलेंगे हम। सबसे पहले कि भी आप और को कंसंट्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो और को कंसंट्रेट करने के लिए आपके पास 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड आपके पास ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। सेकंड आपके पास है मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड आपके पास है फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ आपके पास है लीचिंग, क्या है लीचिंग। सो आपके पास सबसे पहले हम ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में जानेंगे। पहला है आपके पास ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और लीचिंग। तो जो और है, और को आप कंसंट्रेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन ये यहां से हम क्या करेंगे, और जो इंप्योरिटीज का मिक्सचर है, और इंप्योरिटीज का मिक्सचर है उसको यहां से डालेंगे हम, साथ में यहां से वाटर ऐड करेंगे। अब वाटर की हेल्प से कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक मींस वाटर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। तो यहां से आपने क्या किया, वाटर फ्लो करवाया, तो साथ के साथ जो और इंप्योरिटीज का मिक्सचर था वो भी वाटर के साथ फ्लो करेगा। तो यहाँ पे कैसे हम कंसंट्रेट करेंगे इसको भी, एक चीज देखनी है। यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस है, क्या है, डेंसिटी डिफरेंस है। डेंसिटी डिफरेंस का मतलब है जो और की डेंसिटी और इंप्योरिटीज की डेंसिटी है वो दोनों डिफरेंट है। एक की डेंसिटी ज्यादा है, एक की डेंसिटी कम है। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मीन टू से जैसे आपके पास और की डेंसिटी ज्यादा है, तो और तो नीचे वाटर के साथ आएगा तो इतना इजीली फ्लोट नहीं कर पाएगा, वाटर इतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा कि और को भी साथ के साथ फ्लोट करे, ले जाए। तो यहाँ पे जो एक ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास और इकट्ठा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ तक पानी आता जाएगा। बट जो इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज की डेंसिटी कैसी थी, लाइट थी, हल्के थे, और ये क्या थी, हैवी डेंसिटी थी इसकी, ठीक है। तो ये तो इन ग्रुप्स में फंस के रह गया जो और था, बट ड्यू टू लाइट डेंसिटी ऑफ द impurities will flow with वाटर के साथ बह के चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको impurities वाटर के साथ नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ग्रेविटी सेपरेशन के मेथड से आप और को कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसके अंदर से impurities को आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, केवल जो और था वो इन ग्रूव्स के अंदर फंस कर रह गया, और impurities वाटर के साथ फ्लोट करके नीचे चली गई। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसको आप हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास था मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या, मैग्नेट की मदद से, ठीक है भाई। तो हम यहां पे क्या है आपके पास, ये दो व्हील है, और ये व्हील कैसे अभी मैग्नेट के बने हो, कैसे अभी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं व्हील की, यानी कि मैग्नेटिज्म है, ठीक है भाई। और ये कन्वेयर बेल्ट है, यहां से आप क्या डालोगे, मिक्सर डालोगे और प्लस इम्प्योरिटीज,
और प्लस इम्प्योरिटीज। यहां से आपने और इम्प्योरिटीज डाली, अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है और ये भी अभी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस तरह से ये बेल्ट चल रही है। यहां से और इम्प्योरिटीज का मिक्सर आएगा, आया भैया। अब इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से केवल हम उनको ओर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया आपके पास, तो ये आयरन ओर था प्लस इम्प्योरिटीज थी, अब नीचे आता जाएगा आता जाएगा। अब आपको पता है आयरन तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो जो आयरन ओर था वो यहाँ तक चिपका ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस व्हील की, तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही, यहाँ पे जाके जब ये कन्वेयर बेल्ट आ जाएगी, यानी कि कन्वेयर बेल्ट तो मैग्नेट की नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे वो नीचे गिर जाएगा। बट इम्प्योरिटीज आई साथ में यहाँ तक, अब आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती इम्प्योरिटीज आगे? बिकॉज इम्प्योरिटीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, सो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा और इम्प्योरिटीज का आयरन ओर का साथ यहाँ तक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो गई और यहाँ पे आपको आयरन ओर मिल गया। तो इस तरह से इस मेथड से हम और को कंसंट्रेट कर सकते हैं, केवल किन को? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया आपके पास। तो इस मेथड से हम दोबारा बताता हूँ, यहाँ से क्या करेंगे, जो और प्लस इम्प्योरिटीज है वो डालेंगे, जो पाउडर ओर था साथ में इम्प्योरिटीज मिक्स थी, यहाँ से आया है, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी थी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, तो यहाँ पे गिरती रहेंगी और ये आगे चलता रहेगा आयरन, क्योंकि मैग्नेट से चिपका हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद वो प्रॉपर्टीज मैग्नेट की खत्म हो गई, आगे बेल्ट आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास आयरन ओर इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह से आपने आयरन ओर को इम्प्योरिटीज से अलग कर लिया। तो ये था आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट है आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन, जो कि थर्ड है आपके पास, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ झाग पलवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि फ्रोथ की मदद से, झाग की मदद से आप क्या करते हो, और को कंसंट्रेट करते हो, ठीक है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हो। यहाँ पे क्या है आपके पास, जो और है और इम्प्योरिटीज है, एक उनमें से हाइड्रोफोबिक होती है, एक तो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और एक हाइड्रोफिलिक होती है, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। अब ये क्या होता है भाई, हाइड्रो मीन टू से वाटर, इससे तो आप समझ ही रहे हो वाटर, और फोबिक, फोबिक मीन्स फोबिया, डर, किस चीज का डर? वाटर से डर। यानी कि जो आपके पास इम्प्योरिटीज हैं और साथ में जो और हैं, उनमें से एक तो हाइड्रोफोबिक होगा, यानी कि वाटर हीटिंग होगा, वाटर से हीट करेगा, और एक क्या होगा आपके पास, वाटर हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स वाटर लविंग, वाटर लविंग होगा, यानी कि एक वाटर की तरफ भागेगा और एक वाटर से दूर भागेगा। तो आपने एक सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन किस चीज का? ऑयल का, वाटर का ले लिया हमने, दोनों का सॉल्यूशन नहीं, मिक्सर बोलेंगे, बिकॉज कंप्लीटली तो सॉल्यूशन नहीं होता, सॉरी, मिक्सर ले लिया हमने ऑयल और वाटर का, ऑयल एंड वाटर का मिक्सर ले लिया। अब जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो तो वाटर की तरफ भागेंगे, और जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो ऑयल की तरफ भागेंगे इसमें। तो जो आपके पास और प्लस इम्प्योरिटीज का मिक्सर था वो आपने इसमें डाल दिया। इसके अंदर डालने के बाद इसके अंदर क्या था, ऑयल है और वाटर का मिक्सर है। तो जो हाइड्रोफोबिक थे, मान लो आपके पास जो और था, और तो क्या हाइड्रोफोबिक है, वो ऑयल के पार्टिकल की तरफ भागेगा, उसके साथ चिपक जाएगा, और जो आपके पास इम्प्योरिटीज थी, जो इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज किसकी तरफ भागेंगी, वाटर की तरफ भागेंगी, वो वाटर के साथ चिपक जाएंगी, दीज आर हाइड्रोफिलिक, और जो और है वो क्या है आपके पास, हाइड्रोफोबिक है, वो ऑयल की तरफ भागेगा। कब भागेगा? वैसे तो नहीं है कि डाल दिया अभी भागा, नहीं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रोटेशनल फैन लगाया, जिस तरह से आप दही से लस्सी बनाते हो, ठीक है ना, दही से लस्सी बनाते टाइम उसको पूरा से शेक करते हो, हिलाते हो, रोटेट करते हो, उसके अंदर जो रही होती है उससे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मक्खन ऊपर आ जाता है झाग के रूप में। तो यहाँ पे कौन से झाग है वो, तो मक्खन की तरह ऊपर आ जाएंगे, ऑयल, किसके, ऑयल के, जो ऑयल के पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज जो और है वाटर के साथ
नहीं चिपका क्योंकि हाइड्रोफोबिक था वो, तो वो एयर के साथ चिपकेगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज थी वो वाटर के साथ चिपकी हुई थी, वो हाइड्रोफिलिक थी, वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज तो आपके पास नीचे रह जाएंगी। ये आपके पास ये तो ऑयल के फ्रोथ हैं, इनके साथ क्या है आपके पास और क्या है और चिपका हुआ। और ये क्या है आपके पास वाटर के साथ क्या है इम्प्योरिटीज जो नीचे सेटल डाउन हो गई है। क्या हो गया आपके पास सेटल डाउन हो गया, वो वाटर के साथ चिपकी हुई थी बिकॉज वो हाइड्रोफिलिक थी, और जो और था वो हाइड्रोफोबिक था, वो ऑयल के साथ चिपका वो ऊपर आ गया फ्रोथ, ऑयल के फ्रोथ के साथ। सेम जिस तरह से आप दही के अंदर से जब लस्सी बनाते हो तो मक्खन निकालते हो, इसी तरह जो हमारा ओ था वो ऊपर आ गया। जिस तरह से वहां पे मक्खन ऊपर आ जाता है, यहाँ पे ऑयल के पार्टिकल के साथ चिपक के हमारा ओ हमने, और फिर इसको क्या करोगे रिमूव कर लोगे, इससे इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगी वाटर में, और इसको आप बाहर निकाल लोगे। तो इस तरह से आपने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से भी क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके अंदर अगर एग्जांपल दे कौन सा और होगा, जो सल्फाइड और होता है, जो सल्फाइड और होता है आपके पास, जो सल्फाइड और होता है वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको आप इस प्रोसेस से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से आप निकाल सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपके पास है और लास्ट लीचिंग। क्या है लीचिंग भाई, केमिकल मेथड है लीचिंग। इसमें क्या होगा आपके पास, लीचिंग में आप एक केमिकल सॉल्वेंट लेंगे, कोई भी रिएजेंट ले लिया, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, और उस सॉल्वेंट के अंदर या तो इम्प्योरिटी सॉल्युबल होंगी या फिर और सॉल्युबल होगा, या तो इम्प्योरिटी सॉल्युबल होंगी या फिर और सॉल्युबल होगा, इनमें से दोनों में से। मान लो और सॉल्युबल है, इस सॉल्वेंट के अंदर और तो सॉल्युबल है बट इम्प्योरिटीज नहीं है, ये सॉल्युबल है। तो आप क्या करोगे, ये बीकर लिया आपने, बीकर के अंदर रिएजेंट के अंदर आपने और इम्प्योरिटीज दोनों डाल दिया, और इम्प्योरिटीज डाल दिया, और इस बीकर को पूरा स्टीर करो, और इसके अंदर कंप्लीटली क्या हो जाएंगे डिजोल्व हो जाएंगे, बट इम्प्योरिटीज नहीं हो पाएंगी। फिर क्या करो आप, एक ये आपने फनल ली, ठीक है, ये मान लो स्टैंड ऐसे लगाया होगा, ये नीचे बीकर है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा लिया, इस फनल में क्या लगा लिया, फिल्टर पेपर, और इस फिल्टर पेपर के अंदर जब आप इस सॉल्यूशन को डालोगे, सॉल्वेंट के अंदर जो आपने और इम्प्योरिटीज मिलाई थी इसको नीचे डालोगे, तो जब इसको आपने डाला, अब आपको पता है और तो सॉल्युबल था इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट नीचे जाएगा फिल्टर पेपर से, साथ ही साथ जो और था वो सॉल्युबल था, तो फिल्टर पेपर के अंदर से पास हो जाएगा, तो पास होने के बाद नीचे आ जाएगा, बट इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल थी, वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाएंगे, और वो यहाँ पे आपके इम्प्योरिटीज ये यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप, ये आपके पास यहाँ क्या है इम्प्योरिटीज रहेंगी, और यहाँ पे आपके पास और नीचे आ गया, तो ये आप इम्प्योरिटीज रिमूव कर दो, और इस तरह से आपने और को कंसंट्रेट कर लिया। तो ये लास्ट जो मेथड था और को कंसंट्रेट करने के लिए वो था लीचिंग। इसमें एक क्या है आपके पास, जो आपने केमिकल सॉल्वेंट लिया है उसके अंदर सॉल्युबल है, या तो और सॉल्युबल हो या फिर इम्प्योरिटीज, जो भी सॉल्युबल होगा वो अलग रह जाएगा, और जो नहीं सॉल्युबल होगा वो अलग रह जाएगा इस फिल्टर पेपर में। तो इस तरह से आपने जो और सॉल्युबल था तो यहाँ पे आपने उसको रिमूव कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के अंदर आप उस ओर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है भाई, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो जो आपके पास इसमें दो प्रोसेसेस, एक रोस्टिंग है और एक कैल्सिनेशन, दो मेथड है, दो प्रोसेसेस है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। दोनों का ही काम क्या है, दोनों का ही काम क्या है, मेटल जो और है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का ही है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का ही है। लेकिन एक प्रोसेस ऐसी है जो आपके पास हीट की अब्सेंस में होती है, और एक प्रोसेस ऐसी होती है, सॉरी हीट की प्रेजेंस में, एक प्रोसेस ऐसी है आपके पास जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
और एक होती है ऑक्सीजन की अब्सेंस में। अब वो देखना है कौन सी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है और कौन सी ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रही है। तो आप देखेंगे रोस्टिंग, रोस्टिंग में देखो क्या है आपके पास, सल्फाइड और मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपके पास? सल्फाइड और, यानी कि उसमें क्या मिलेगा आपके, मेटल सल्फर के साथ अटैच मिलेगी, सल्फर, सल्फाइड और जो कैल्सिनेशन कार्बोनेट और होंगे। क्या है? कार्बोनेट और। ठीक है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, सी कैल्सिनेशन, आर, आर के बाद ऐसा आता है, तो सल्फाइड और मिलेंगे और कैल्सिनेशन में क्या मिलेंगे? कार्बोनेट और मिलेंगे। तो आप इनके नाम से ही थोड़ा आइडिया लगा के याद रख सकते हो, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो जो सल्फाइड और हैं उनको मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे हम। सल्फाइड और को मेटल कैसे, मतलब मेटल्स और में कैसे कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में, वो देखेंगे। जैसे आपके पास मर्करी सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड, ये आपको ऐसे मिले। अब इनको क्या करोगे आप? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे। क्या करोगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे, ठीक है। तो मरकरी ऑक्साइड प्लस में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग खुद कर लेना, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे केवल समझने के लिए। बैलेंसिंग वैसे आपको आती भी है करनी, हमने सिखाया था फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल इक्वेशन को कैसे से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे केवल ये देखेंगे, देखो रोस्टिंग, आपके पास मर्करी सल्फाइड था, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आपने क्या किया, हीट किया, तो क्या हो जाएगा? मर्करी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट किया तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गया। तो भाई ये था रोस्टिंग, और किसके प्रेजेंस में हो रही है ये प्रोसेस? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन आपके पास किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जिंक सल्फाइड का जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ से कौन सी गैस निकली? सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखनी है, जो रोस्टिंग प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करें हम कैल्सिनेशन की, इसकी हम कैल्सिनेशन की, तो क्या हुआ आपके पास? कार्बोनेट होते हैं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन यानी कि जो कार्बोनेट और हैं उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो आप। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आपने उसको क्या किया? हीट किया, ये रिएक्शन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगी, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देनी आपको। तो जब आपने उसको हीट किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो जो कार्बोनेट और है उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो सल्फाइड और है उनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उनको हीट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो रोस्टिंग प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो प्रोसेस, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब हम और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो ये चीज आप याद रखेंगे। रोस्टिंग में आपके पास कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी? डिफरेंस करने लग जाए हम, अगर पेपर में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, तो डिफरेंस कैसे करेंगे हम दोनों को? अगर हमें डिफरेंस करना है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को, तो रोस्टिंग इट occurs in presence of ऑक्सीजन। ये रिएक्शन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और ये इट occurs
इन absence ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन ऑक्सीजन की absence में होती है। इसमें क्या करते हैं, इन बाय दिस प्रोसेस वी कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू मेटल ऑक्साइड टेक प्लेस। यानी कि ये वो रिएक्शन है जिसमें सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और ये बाय दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट और इनटू मेटल ऑक्साइड। यानी कि इनमें सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और इनमें कार्बोनेट, यानी कि वो मेटल कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मेटल सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट होता है, उनको फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए। एक और डिफरेंस इन दिस प्रोसेस, इसमें क्या होता है, ये एक फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। भाई रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और कैल्सिनेशन में क्या होता है आपके पास, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो आपके पास रोस्टिंग प्रोसेस है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और जो आपके पास कैल्सिनेशन प्रोसेस है उसमें क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस है, तीन डिफरेंस बनते हैं। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, यानी कि रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसमें सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और उसमें कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो डिफरेंस थे, क्या थे, डिफरेंस थी। अब बात करें अगर सिमिलैरिटीज क्या क्या है। सिमिलैरिटीज तो भाई दोनों क्या करती हैं, और को किनके उनके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो वाटर वेपर्स, यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से इनके ऊपर वाटर वेपर्स आ जाते हैं, हीटिंग की वजह से क्या कर देते हैं, उन वाटर वेपर्स को भी रिमूव कर देते हैं, तो वो भी एक सिमिलैरिटीज है। आया समझ में। तो नेक्स्ट आपके पास था कन्वर्जन हो गया और उसका मेटल ऑक्साइड में रिडक्शन। अब रिडक्शन नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन होता क्या है, those kind of reaction in which removal of oxygen यानी कि लूज ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो रिडक्शन कैसे कराएंगे, आपको क्या करानी है, रिडक्शन करानी है। रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए देखेंगे हम प्रोसेसेस है, जिस तरह से आपने रिडक्शन कराना है। किसको रिडक्शन कराना, मेटल ऑक्साइड का, किसको, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है। ठीक है, ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कराना है। तो उसके लिए जैसे आपने कॉपर ले लिया, भाई कॉपर ऑक्साइड था सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बात करें तो हम कोक, क्या भाई, कोक काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कोक की मदद से क्या कर सकते हैं, जो आपके पास ये मेटल ऑक्साइड था इससे क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ आपके पास, कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर बात करें हम कॉपर ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से भी करा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस में CO2, तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर बात करें हम हाइड्रोजन से भी इसको रिड्यूस करा सकते हैं, वाटर अलग निकल जाएगा। तो आपने क्या किया, कोक भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सभी के सभी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है।
जो यानी कि रिड्यूस कराने में मदद कर रहे हैं। हाइड्रोजन में क्या कर सकता है, रिड्यूस करा सकता है इसको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आसानी से आप इनको रिड्यूस करा सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड आपके पास यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर का हो गया ऑक्साइड, लेड का हो गया और आयरन का हो गया। इन तीनों के ऑक्साइड से आप नॉर्मली आप इनको कार्बन कोक की मदद से, कार्बन मोनोऑक्साइड या वाटर की मदद से आप इनको क्या करा सकते हो, रिड्यूस करा सकते हो। अब बात करते हैं कुछ कम स्टेबल है, कुछ काफी ज्यादा स्टेबल है, उनको आप कैसे रिड्यूस कराओगे। लेस स्टेबल, जो क्या है लेस स्टेबल है, जो आपके पास क्या है लेस स्टेबल है, क्या है मरकरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड। उनको आप यानी कि जो मरकरी के ऑक्साइड है और सिल्वर के ऑक्साइड है, मरकरी के ऑक्साइड और सिल्वर के ऑक्साइड हैं, उनको आप कैसे रिड्यूस कराओगे, उनको आप खाली हीट कर दो, वहां पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो, नॉर्मली रिड्यूस करवा सकते हो, आप इनको नॉर्मली रिड्यूस करवा सकते हो। यानी कि केवल मान लो आपके पास सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे ना तो ही क्या हो जाएगा आपके पास सिल्वर प्लस ऑक्सीजन, तो ये ले लो, ठीक है। यानी कि इसको आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, रिड्यूस करा सकते हो। बैलेंसिंग छोड़ो, आप खाली ये देखो कि जब आपने इसको हीट किया, जब आपने इसको हीट किया, किसको सिल्वर ऑक्साइड को हीट किया, तो खाली हीट कराने की वजह से ही वो रिड्यूस हो गया, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल गई और आपके पास सिल्वर आपको मिल गया। इसी तरह मरकरी ऑक्साइड है, उसको भी खाली हीट करा दोगे, क्योंकि वो बहुत कम स्टेबल, ऑक्सीजन के साथ स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, वो थोड़ी सी हीट में छोड़ देंगे, ज्यादा स्टेबल नहीं है, दीज आर लेस स्टेबल, ठीक है। अब बात आती है जो हाई स्टेबल है, यानी कि ज्यादा स्टेबल है, वेरी स्टेबल है। तो जो टॉप की जो मेटल्स थे आपके पास, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो टॉप के मेटल्स थे आपके पास, केदारनाथ का माली आलू तक, यानी कि केदार से लेके आलू तक, यानी कि जो ये मेटल्स थे आपके पास, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपके पास मेटल्स थी, उन मेटल्स में ये ज्यादा स्टेबल है, क्या है वेरी स्टेबल विद ऑक्सीजन। सो दैट्स व्हाई इनको हम नॉर्मली रिड्यूस नहीं करा सकते। इसके लिए क्या प्रोसेस होती है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से आप इनको क्या कर सकते हो, रिड्यूस करा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप इनको रिड्यूस करवा सकते हो, यानी कि जो टॉप रिएक्टिव मेटल थी उनके जो ऑक्साइड है उनको आप नॉर्मली, यानी कि जो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, कोक ले लो, उसकी मदद से आप नहीं इनको रिड्यूस करा सकते, तो इनके लिए हमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम इनको क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, वेरी स्टेबल है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। लेस स्टेबल को तो हमें हीट कर देंगे तो ही इसका काम चल जाएगा, जैसे मरकरी ऑक्साइड हो गया, सिल्वर ऑक्साइड हो गया, और कार्बन सॉरी कॉपर के लिए हो गया आपके पास, लेड के लिए हो गया, आयरन के लिए आपके पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट थे। कार्बन ले लो खाली, यानी कि कोक, ठीक है, आप कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपके पास, हाइड्रोजन हो गया, और एक जिंक। जिंक एक ऐसा मेटल है जो केवल कोक रिड्यूसिंग एजेंट से ही रिड्यूस होता है, कोक रिड्यूसिंग एजेंट से ही रिड्यूस होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर आपके पास जो हाइड्रोजन उससे रिड्यूस नहीं करा सकते उनकी मदद से, या फिर इनको नॉर्मल भी हम जो जिंक ऑक्साइड है, यानी कि जो जिंक का मेटल ऑक्साइड है, उसको हम केवल कोक से ही रिड्यूस करा सकते हैं, कोक की मदद से ही रिड्यूस करा सकते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। नेम ए मेटल ऑक्साइड विच कैन बी रिड्यूस्ड ओनली विद हेल्प ऑफ कोक,
तो कौन है, जिंक ऑक्साइड, यानी कि जो जिंक का मेटल जिंक ऑक्साइड है उसको केवल आप कोक की मदद से रिड्यूस करा सकते हो, और जो लेस स्टेबल है उनको आप केवल हीट से ही आप उनको रिड्यूस करा सकते हो, ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हो, और जो ज़्यादा स्टेबल है यानी कि टॉप है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, उसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ही रिड्यूस करा सकते हैं। तो ये हो गया रिडक्शन। अब वही खाली रिडक्शन से ही, अब आप खाली रिडक्शन से ही तो आप मेटल्स को, मतलब आपको प्योर मेटल नहीं मिली, वहाँ पे मेटल तो मिल गई है लेकिन आपको किसी प्रीशियस चीज के लिए आपको काफी मतलब जो प्योर मेटल नहीं मिली है वहां से, तो उस लास्ट स्टेप है इसमें भाई मेटलर्जी का लास्ट, रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन आप बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली क्या, बिल्कुल आप 99.9% प्योर मेटल ऑब्टेन होगी आपके पास इस प्रोसेस से। इसमें आपके पास जैसे आप डिस्टिलेशन भी कर सकते हो, बट हमारे जो 10th क्लास में है हमारे सिलेबस में आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। वैसे इसके लिए डिस्टिलेशन मेथड भी है जिसे हम मरकरी को ऑब्टेन करते हैं प्योर, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो उसके लिए सबसे पहले हमें एक टैंक लेंगे हम, बिग टाइप वाली, ठीक है भाई, और इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, यानी कि जो मेटल हम प्योर करना चाहते हैं उसी का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसी के साथ एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। जैसे हमें अगर यहाँ पे हम देखें कॉपर, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट का साल्ट सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे भाई, ठीक है भाई। तो जोन सी भी मेटल आप प्योर करना चाहते हो उसी का साल्ट सॉल्यूशन लेना है। जैसे आपके यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का साल्ट सॉल्यूशन लेना है। ये भाई आपने दो रोड ले ली, ये और एक ये। अब ये देखेंगे भी, ये तो मैंने बड़ी रोड ली है, मतलब थोड़ी हेल्थी है, और ये बिल्कुल पिचकी हुई थी, क्योंकि अभी बाद में ठंडा पता चलेगा ये अपने आप। ये आपके पास एनोड यानी कि, और ये आपके पास कैथोड। कैथोड आपको पता ही है नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये रोड कैसी है, इम्प्योर कॉपर रोड। क्या है, इम्प्योर कॉपर रोड, इम्प्योर कॉपर रोड। और ये कैसी है आपके पास, प्योर कॉपर रोड, प्योर कॉपर। सो भाई आपके पास एनोड पे तो है इम्प्योर कॉपर रोड, और कैथोड पे आपके पास प्योर कॉपर रोड। तो देखेंगे आपके पास ये टर्मिनल देखेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी से भाई। इसके अंदर क्या है, इम्प्योर कॉपर, कॉपर है इसमें भी, और ये बिल्कुल आपके पास क्या है, प्योर कॉपर है। ये इम्प्योर है, वो प्योर, यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, ठीक है भाई। मान लो ये आपके पास जो इम्प्योर कॉपर है ये कहां से मिली है, जो आपके पास स्टेप 4 था, ठीक है ना, जो आपने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा के मेटल ऑब्टेन किया, यानी कि आपने मान लो ये आपने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा के जो कॉपर ऑब्टेन हुई वो है आपके पास। इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी रह गई है, लगभग 5% आप बोल सकते हैं। सो देखिए क्या होता है भाई, जो इसके अंदर कॉपर थे, जो इसके अंदर कॉपर थे, कॉपर क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर भागेंगे। अब क्यों भागेंगे भाई, पहले हम ये चीज समझ लेते हैं, एनोड और कैथोड का मतलब क्या होता है। एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन टू से आपने पढ़ा है, those kind of reaction in which gain of oxygen and lose of hydrogen take place is known as oxidation reaction। भाई वो हम यहाँ पे उस चीज को भूल के हम यहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीडेशन का एक मतलब और होता है where lose of electron take place, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वहां ऑक्सीडेशन होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कहां पे, रिडक्शन पे। भाई ऑक्सीडेशन पे तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और रिडक्शन पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है आपके पास ऑक्सीडेशन, और वहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यानी कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जो कॉपर है इधर गया सॉल्यूशन में, कब गया,
जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए यानी कि ऑक्सीडेशन हुई। ये आपके पास कॉपर था, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और क्या बना Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया लूज कर दिया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। कहां पे हुई है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो यहां से जब इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये कॉपर कहां आ गया, सॉल्यूशन के अंदर आ गया, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे वो सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहां इस रोड के ऊपर ही रह गए, क्योंकि ये क्या था पॉजिटिव टर्मिनल, वो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा, अपने पास ही रख रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस रोड के पास ही रह गए और कॉपर जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Cu2 पॉजिटिव कॉपर जो वो कहां सॉल्यूशन में आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुए, क्या हुए इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज जहां पे होता है वहां पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, और वो कहां पे हुई है एनोड पे। और जो इलेक्ट्रॉन यहां लूज हुए थे अब वो क्या करेंगे, यहां से होते हुए पॉजिटिव की तरफ भागेंगे और यहां से होते हुए इधर आ जाएंगे, कैथोड के ऊपर आ गए, यानी कि जहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इस चीज को हम समझेंगे ऑक्सीडेशन मतलब आपके पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन कहां पे हो रही है, एनोड पे। तो यहां पे हम देखेंगे, इसको दोबारा लिख देते हैं हम, यहां पे क्लियर दिखेगा। जो कॉपर था भी आपके पास, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या बना Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन वो कहां रह गए, एनोड की रोड के ऊपर ही रह गए। वो इलेक्ट्रॉन यहां से भागे भाई, वो इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के कहां गए, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गई है। अब भाई इस रोड पे तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, जो इस रोड पे कॉपर थे, बट जो ये सॉल्यूशन के अंदर थे, सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2 पॉजिटिव थे इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी भी, तो वो क्या करेंगे, वो इस रोड की तरफ मूव करेंगे, इधर भागे क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन लेनी है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहां पे हुई है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, और रिडक्शन Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या हुआ कॉपर हो गया। तो ये जो C2 पॉजिटिव आया थे कॉपर था आपके पास जो एक सॉल्यूशन के अंदर था, ये किधर भागा, इस प्योर कॉपर रोड की तरफ भागा, और वहां से क्या किया उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, है इसको भी 2 मिले और इसको भी 2 मिले, इसको भी 2 मिल गए। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाते गए, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर सॉल्यूशन में आता गया, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर सॉल्यूशन में आता गया यहाँ पे इंप्योरिटीज रहती गई बस, और जो कॉपर था यानी कि Cu2 पॉजिटिव इस तरह से पूरा सॉल्यूशन में मिक्स अप हो गया, ठीक है। और ये कॉपर क्या है आपके पास, मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर से ये कॉपर इधर जाते गए और इलेक्ट्रॉन लेते गए, जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ छोड़े थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो गए इधर कैथोड पे आते गए, और इधर से ये कॉपर जो छोड़ के भागा था, जो इसने क्या किया था ऑक्सीडेशन हुई थी एनोड के ऊपर, यहाँ पे उसके क्या होगी रिडक्शन हो गई, उसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और इस रोड पे ही चिपकता चला गया। तो इस रोड का साइज क्या हुआ आपके पास, इस रोड का साइज बढ़ गया, ये इस तरह से जो आपके पास प्योर कॉपर थी उसके ऊपर और कॉपर जमा होता गया, इम्प्योरिटीज यहाँ रहती गई, इम्प्योरिटीज यहाँ रहती गई, और लास्ट में यहाँ पे भी आपको इम्प्योरिटीज एनोड मड के रूप में मिलेंगी, एनोड मड के रूप में आपको यहाँ पे इम्प्योरिटीज मिलेंगी, ठीक है भाई। सो यहाँ पे इम्प्योरिटीज रहेगी। अब कॉपर क्या हुआ, सारा का सारा इसके ऊपर चला गया, यानी कि जो इम्प्योर कॉपर रोड थी इम्प्योरिटीज तो यहीं पे रहेंगे भी, खाली अब इम्प्योरिटीज रह गई, और एनोड मड के रूप में भी आपको इम्प्योरिटीज मिलेंगे, और जो कॉपर थे वो इधर से इलेक्ट्रॉन लूज करते गए सॉल्यूशन में जाते गए, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो यहाँ से एनोड से होते हुए किधर गए, कैथोड की तरफ गए, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते गए, यहाँ पे जाने के बाद जो कॉपर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे उधर जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था ऑक्सीडेशन की थी उधर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि आपके पास क्या हुआ, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हुई, वापस वहां पे जो इलेक्ट्रॉन गए थे उन इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर ने फिर से क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो वहां पे रिडक्शन हो गई। तो इधर आपके पास ऑक्सीडेशन हुई और इधर क्या हुई, रिडक्शन हुई, और इससे आपको क्या मिला, प्योर कॉपर आपको इस रोड के ऊपर डिपॉजिट होता चला गया, जिससे इसका साइज भी क्या होता चला गया, बड़ा होता चला गया। और ये क्या था आपके पास, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना है वो उसी मेटल साल्ट का लेना है जिसकी आप
प्योरिफिकेशन कर रहे हो। जैसे कॉपर का है तो क्या करोगे, कॉपर सल्फेट, सोडियम है ना तो सोडियम सल्फेट। तो इसी तरह से जिस भी मेटल को आप प्योरीफाई करोगे उसी मेटल का आपको सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, ये चीज आपको रिमाइंड रखनी है। सो आपके पास ये एनोड मड और ये इम्प्योरिटीज बच गई होती है, क्या हो गया, प्योर कॉपर जमा होता चला गया और इस तरह से आपने 99.9% प्योर कॉपर ऑब्टेन कर लिया। किस मेथड से, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से। थोड़ा सा दोबारा से लास्ट टाइम हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इधर जो कॉपर था वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में जाता गया, जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए कैथोड पे गए और जिन कॉपर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किए थे उधर वो क्या इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उधर भागे और इसी रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए, जिससे हमें क्या मिला, प्योर कॉपर मिल गया और इम्प्योरिटीज आपके पास यहाँ पे रह गई। सो इस तरह से आप प्योर कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। We have completed this chapter. So if any student have any problem, you can discuss with us in our comment section. In next classes we will start our next lecture, carbon and its compound. I hope everyone understand this chapter. So आशीर्वाद अकेडमी को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।